तो नमस्कार, हेलो। स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पूरी फैमिली भी अच्छी होगी। तो यार, आज की जो कहानी है ये काफ़ी अनसुलझी कहानी है, या मैं ये कहूँ कि ये सुलझ कर भी अनसुलझी ही रही है आज तक। एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाया नहीं जा सका है। कहानी 2008 की है, हमें समय में पीछे जाना होगा। कहानी मई के महीने की है। कहानी है आरूसी तलवार के मर्डर की मिस्ट्री की। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो आरूसी एक 13 साल की लड़की है जो कि डीपीएस में पढ़ती थी और 9th क्लास की लड़की है। 15-16 मई की ये घटना, आरूसी का मर्डर हो जाता है। तलवार फैमिली की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 4 लोग रहते थे इस अपार्टमेंट में। आरूसी तलवार, उसके पापा डॉक्टर राजीव तलवार और मम्मी डॉक्टर नुपुर तलवार। इनके साथ ही एक नौकर रहता था, हेमराज बेंजैदे, जो कि नेपाली था। अब पुलिस और सीबीआई ने तहकीकात करी है, जिनमें 2-3 कहानियाँ पुलिस ने और सीबीआई ने प्रस्तुत करी है। मैं उनको ही बारी बारी से रखना चाहता हूँ। तो पहली कहानी जो थी वो दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले जो तहकीकात करी थी, तो उसमें ये कहानी बताई थी। उस कहानी के हिसाब से डॉक्टर राजीव तलवार 15-16 मई की रात को करीब 12 बजे के आसपास किसी वजह से अपने लड़की के रूम में जाते हैं। लड़की के रूम के तरफ से गुजरते हैं, चेक करते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनको दिखता है कि आरूसी का रूम हल्का खुला हुआ है। और जब वो रूम के अंदर देखते हैं तो उसे अपने ही नौकर के साथ रूम में पाते हैं, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने दोनों का कत्ल कर देते हैं। ये पुलिस की पहली कहानी है। दूसरी कहानी सीबीआई ने दी थी। अब इस कहानी, दिल्ली पुलिस की पहली कहानी के हिसाब से कातिल आरूसी के माता पिता हो गए, डॉक्टर राजीव तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार, जिसमें से दोनों का कत्ल इन दोनों ने किया। दूसरी कहानी सीबीआई की है, जिसके हिसाब से 15-16 की मई की रात 2008 में हेमराज बेंजैदे का कोई फ्रेंड और एक और इंसान जो कि डॉक्टर राजीव तलवार कंपाउंडर है, ये तीनों हेमराज के कमरे में रात को दारू पी रहे थे, जो कि अक्सर आते थे। 15-16 मई की रात में भी ये लोग दारू पिए। दारू पीने के बाद कृष्णा, जो कि कंपाउंडर है डॉक्टर राजीव का, उसकी नीयत बिगड़ी और वो आरूसी के कमरे की तरफ जाने लगा बुरे ख्यालों को लेकर, जिसका बीच बचाव किया हेमराज ने। और बात बढ़ने लगी तो कृष्णा ने पहले हेमराज का कत्ल किया और उसके बाद आरूसी को भी कत्ल कर दिया। दूसरे स्टोरी के हिसाब से कातिल है कृष्णा। अब तीसरी कहानी सीबीआई की मैं बता देता हूँ। तीसरी कहानी सीबीआई की है, जिसमें सीबीआई ने रात के 11:30 मतलब 15 मई 2008, 16 मई 2008 11:30 से सुबह 6 बजे के बीच की कहानी बताई है। अब दिलचस्प कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे केस में सिर्फ और सिर्फ कहानी ही है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिस पे हम कुछ भी प्रूफ कर सके, सिर्फ स्टोरीज़ हैं। तो तीसरी कहानी सीबीआई ने ये बताई कि 15-16 मई की रात में राजीव तलवार किसी कार्य की वजह से अपने बैठक रूम में लैपटॉप चला रहे थे और वाइन पीते हुए लैपटॉप चला रहे हैं। तभी राजीव को आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए उठते हैं तो पहले अपने नौकर के कमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्होंने देखा कि नौकर के कमरे में कोई नहीं है, मतलब हेमराज अपने कमरे में नहीं था। वो वापस अपनी चेयर टेबल पर आके लैपटॉप में फिर कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आती है। फिर वो चेक करने के लिए उठते हैं। इस बार आवाज़ उनके लड़की के रूम से आ रही थी, तो वो अपने लड़की के रूम की तरफ जाते हैं। अब आम तौर पे आरूसी का जो रूम है वो अपना रूम बंद करके सोती थी, लॉक करके अंदर से। तो मतलब अंदर से अगर आरूसी ने रूम को लॉक कर दिया है तो कोई भी व्यक्ति उस दरवाजे को खोल नहीं सकता है। अब उस दरवाजे को तोड़ ना दो तब तक वो खुलेगा नहीं। उसकी चाबी, एक चाबी उसकी मम्मी के पास, मतलब नुपुर के पास भी रहती थी, डॉक्टर नुपुर के पास। लेकिन जब राजीव तलवार रात को पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा हल्का खुला हुआ है। और जब वो दरवाजे के अंदर देखते हैं तो उनकी लड़की
आरुषि और उसके बगल में उसी के बेड में उसी के साथ लेटा हुआ है उनके घर का नौकर हेमराज। ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है राजीव को। वो गोल्फ स्टिक लेकर कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर आकर पहला वार करते हैं हेमराज के ऊपर सर पे ज़ोरदार, जिसकी वजह से हेमराज का सर फूट जाता है और खून बहने लगता है। वो दूसरे बार अपना डंडा उठाते हैं हेमराज को ही मारने के लिए, और भी ज़्यादा हिम्मत से ताकत से प्रहार करने के लिए, लेकिन इस बार हेमराज थोड़ा हट जाता है और उसके हटने की वजह से वो डंडा बगल में लेटी हुई उनकी लड़की आरुषि के सिर पे लगता है, जिससे उसका भी सिर फटता है, खून बहने लगता है और आरुषि तो बेहोश ही हो जाती है। यहाँ तक कहते हैं जो भी चीज़ इन्होंने करी है वो एक्सीडेंटल करी, कोई उद्देश्य नहीं था, बस गुस्से में ये कर दिया। आरुषि को मारना तो उद्देश्य था ही नहीं। इतना होता है जब तो आवाज़ें आती हैं, दो लोगों को इतनी बेरहमी से अगर कोई भी मारेगा तो स्वाभाविक सी बातें हैं वो चिल्लाए होंगे, चीखे होंगे। इतना सुन के नुपुर आती है, देखती है तो कमरे में उनकी लड़की पड़ी है, बगल में नौकर पड़ा है, दोनों के सर से खून बह रहा है, दोनों अचेत अवस्था में है। इसके बाद अब राजीव और नुपुर ने मिलकर जो भी क्राइम सीन था उसको एविडेंस हटाने की कोशिश करना या फिर चीज़ों को हिसाब से बनाने की कोशिश करना, कहानी गढ़ना, ये सब शुरू किया। पहले तो उन्होंने हेमराज को छत में ले जाकर रखा, छत में डायरेक्ट रूम से निकाल के। उसके बाद एक सर्जिकल ब्लेड ले आया और सर्जिकल ब्लेड ला के हेमराज के गले में एक कट मारा ताकि वो मर जाए, उसकी मौत सुनिश्चित हो जाए। इसके बाद कोई कूलर का या फिर कोई भी वहाँ पे पड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा, उससे उसकी बॉडी को ढक के छत वाले दरवाजे पे ताला लगा के नीचे आ जाते हैं। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ हुई, इतनी स्टोरी भी मैं कहता हूँ अगर हुई ठीक है। हेमराज नौकर था, लड़की छोटी है, हो सकता है उसके साथ गलत कर रहा हो, उसको इतनी समझ नहीं थी, हेमराज को मार दिया, समझ में बात फिर भी आती है। कत्ल करना सही नहीं है लेकिन ये बात समझ में आती है। अब नीचे आके आरुषि तो उनकी अपनी लड़की है, इकलौती लड़की है यार, उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हो, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो, लेकिन नहीं, राजीव ने उसके भी गले में वैसा ही कट मारा ताकि वो भी मर जाए। ना सिर्फ कट मारा, उसके बॉडी से खून को थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश की, उसको दूसरे कपड़े चेंज करवाया उन्होंने। इसके बाद उनके भी शर्ट्स में खून के छींटे आ गए थे राजीव के, तो रात में वो बाहर निकलते हैं घर से, अपना शर्ट, वो हथियार जिससे दोनों को मारा गया था, मतलब गोल्फ स्टिक और वो सर्जिकल ब्लेड, ये सारे सामान को लेकर वो बाहर जाते हैं और वो कहीं भी डंप करके वापस आ जाते हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मतलब अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है यार। 13 साल की लड़की के साथ ऐसा कौन आखिर करेगा, लेकिन सीबीआई ने बोला यही हुआ था। इसके बाद वो लोग सुबह का वेट करते हैं। सुबह 6 बजे बेसिकली उनकी मेड आया करती है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो वो उसका वेट करते हैं। सुबह 6 बजे जब वो आती है, दरवाज़ा खोलती है, अंदर आती है तो नुपुर तलवार रोने लगती हैं और राजीव तलवार भी रोने लगते हैं। और वो उससे पहले सबसे पहले यही कहते हैं कि देखो हेमराज ने आखिर आरुषि के साथ क्या कर दिया है। वो मेट जाती है दौड़ के कि क्या हो गया, कैसे रो रहे हैं सब लोग। वो जब जाती है रूम, देखती है तो आरुषि वहाँ पे मरी पड़ी है, खून से लथपथ उसकी लाश है, पूरे बेड में खून है। वो डर जाती है, मेट बाहर आती है। फिर लोगों को धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट होता है, वो अपने रिलेटिव्स को बताते हैं। रात भर उन्होंने ये खुद ही किया और अब रिलेटिव्स को बता रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं कि हेमराज ने सब कुछ किया है। पुलिस आती है, पुलिस को भी वो यही बताते हैं कि हेमराज ने ये किया है। अब माता पिता खुद बोल रहे हैं कि हेमराज कातिल है, जो कि नौकर है। तो वो हेमराज को पूछते हैं वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया वो नेपाल का है। तो पुलिस चली जाती है नेपाल। 16 मई की बात है ये। अब उस दिन ये लोग अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं, फिर अस्थियों को विसर्जन करने के लिए 17 मई 2008 को विसर्जन करने के लिए जाते हैं बाहर। अभी तक हेमराज का नहीं पता चला है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर पुलिस देखती है कि यार छत पे ताला लगा हुआ है। जब ये लोग बाहर चले जाते हैं अस्थियां विसर्जित करने, तो जब ताला तोड़ के पुलिस छत पे पहुंचती है तो देखती है कि वो नौकर जिसको ढूंढ रहे हैं नेपाल में, वो तो मरा पड़ा है। अब सीबीआई ने कातिल बनाया
मिस्टर राजीव तलवार और मिसेस नुपुर तलवार को, क्योंकि घर में सिर्फ 4 लोग, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आखिर कातिल कौन है? बाहर से अंदर कोई आया नहीं, अंदर से बाहर कोई गया नहीं, तो आखिर कत्ल किसने किया? सीबीआई ने दोषी ठहराया नुपुर तलवार और राजीव तलवार को, जो कि दिल्ली पुलिस ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यही लोग कातिल हैं। अब ये सारी चीज़ें सीबीआई ने बताई तो इन लोगों को सज़ा भी हुई, ये लोग जेल गए। लोअर कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो आपको क्या लगता है हाई कोर्ट में क्या हुआ होगा? हाई कोर्ट ने इन पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात को रद्द करके इन्हें बेल कर दी। अब आखिर बेल क्यों हो गई? क्योंकि कोई भी एविडेंस ही नहीं है यार। अब सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताया कि उनके नौकर के साथ देखा गया, इस वजह से मार दिया गया। अब नौकर के साथ देखा है राजीव ने, ये बात सीबीआई को या पुलिस को कैसे पता? क्योंकि कभी राजीव तलवार और उनकी वाइफ ने कबूल ही नहीं करा कि उनका और उनकी बेटी का जो है उनके नौकर के साथ कोई संबंध था, उन्होंने ऐसा कोई चीज़ देखी, उन्होंने कभी बोला ही नहीं। दूसरी चीज़, कोई भी वेपन, जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए वो आज तक कभी मिले ही नहीं। इसी के साथ पुलिस ने और तहकीकात करी तो उस लड़की के, आरुषि के दोस्तों से बात करनी चाहिए कि आखिर वो कैसी लड़की थी। तो वो बहुत ही साधारण सी सिंपल लड़की। उस आदमी जो कि हेमराज है, उसके बारे में पूछा गया आसपास के लोगों से कि वो उसकी किसी से लड़ाई हुई कभी, लड़कियों के लिए क्या वो बुरी नज़र रखता था, तो उसके बारे में भी कभी कुछ पता चला नहीं। लेकिन वो, चलो वो लड़का भी सही है, हेमराज के पीछे कुछ पता नहीं चला, लड़की तो मान लो छोटी ही थी यार, 13 साल उम्र क्या होती है। लेकिन आखिर कत्ल किसने किया? घर में 4 लोग हैं, 2 लोगों का कत्ल हो जाता है। एक छत पे जाके बॉडी मिलती है, एक बॉडी मिलती है उसी के बेडरूम में, लड़की को मेकओवर किया गया, उसके कपड़े हटाए गए। आखिर ये कौन सा कातिल है जो 2 लोग घर में सो रहे हैं उनकी प्रेजेंस में आके कत्ल करता है इतनी बेरहमी से? और कत्ल करने के बाद एक बॉडी को वो छत में ले जाके रखता है, दूसरी बॉडी को वहीं पे पड़ा रहने देता है और उस लड़की के कपड़े चेंज करता है, सबूत को मिटाने की कोशिश करता है। ये कौन सा कातिल करेगा? और अगर कातिल उसके ही माँ बाप हैं तो सबूत कहाँ है? ये कभी भी सुलझाई ही नहीं जा सकी है। ये मिस्ट्री हमेशा से मिस्ट्री ही रही। अब आप लोग खुद ही सोचो कि आखिर इसमें क्या हुआ होगा। मैं एक बार ही कहता हूँ चलो उनके मॉम डैड ने ही मारा हो, क्योंकि कोई छलावा तो आके मारेगा नहीं। लेकिन उन्होंने मारा भी है तो सबूत कहाँ है? क्योंकि सबूत के दम पर ही सज़ा होती है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपने पहले भी सुनी होगी, शायद नहीं सुनी थी तो मैंने जो सुना ये वो सुन भी लिया होगा। ख्याल रखिए अपना फैमिली का। मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियंस हैं। और इस वीडियो का मेरा कोई भी उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ मैं जानकारी ही देना चाह रहा था जो कि पहले से भी अवेलेबल है। मेरा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।